मैं सहकारी आंदोलन के माध्यम से रोजगार देने का एक नया आंदोलन मध्य प्रदेश की धरती पर चलाने का। कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं की है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, बल्कि खुले तौर पर ऐलान कर दिया सहकारिता को आंदोलन बनाने का। वही सहकारिता जो सूबे में कांग्रेस शासनकाल के वक्त उसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, वही सहकारिता जिसे साधने की भाजपा सरकार ने शुरुआती समय में तो खासे जतन किए, लेकिन बीते करीब 8 सालों से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है उसे। हालांकि अब जबकि प्रदेश में सहकारिता पूरी तरह डगमगाती जा रही है, सहकारिता से जुड़ा आंदोलन दम तोड़ता जा रहा है, ऐसे में सरकार का इसे लेकर चेतना भी लाजमी है। वो चेती भी और सहकारिता के उत्थान के लिए कर डाली कई घोषणाएं। सहकारिता विभाग में ये फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार विभाग में सहकारी लोकपाल की व्यवस्था करेगी। सहकारिता के जरिए रोजगार देने का आंदोलन चलाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मनरेगा की मजदूरी का भुगतान सहकारी बैंकों से होगा। सहकारी क्षेत्र का विस्तार कर आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण भी इससे जोड़ा जाएगा। निश्चित समय सीमा, इतने दिन फाइल यहाँ रहेगी, उससे ज्यादा रही तो रहने वाले जिसके पास रही उसकी खैर नहीं है। केवल पेंशन का वितरण नंदू भैया, मैं मनरेगा की मजदूरी भी सहकारी बैंकों के माध्यम से करता, और इसलिए सहकारिता विभाग में सबसे पहले सहकारी लोकपाल की व्यवस्था मध्य प्रदेश में की जाएगी, तो कामकाज पर नजर रखेगी। मैं सहकारी आंदोलन के माध्यम से रोजगार देने का एक नया आंदोलन मध्य प्रदेश की धरती पर चलाना चाहता हूं। ये केवल ये जरिया नहीं है कि कुछ लोगों को पद मिल गया और कुछ लोगों को नौकरी मिल गई, इसका जरिया नहीं है। ये लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाने का आंदोलन। तो देखा आपने सहकारिता के उत्थान को लेकर सरकार किस हद तक कवायद करने में जुटी है, लेकिन अब जानिए कि सरकार की इन तमाम कोशिशों को कैसे देखती है सूबे की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस। पूरा आंदोलन नीचे से लेकर ऊपर तक ध्वस्त होने के कगार पे। अब सरकार बात कर रही है, बैठक कर रही है, उससे क्या निकलेगा मुझे समझ में नहीं आता। अगर सरकार की मंशा सही होती तो आंदोलन को मजबूत कर सकती थी। मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहूँ कि विधानसभा में सरकार संकल्प लाई थी कि हम प्रदेश की विपणन सहकारी समिति को शुद्धिकरण करेंगे। ये विधानसभा में संकल्प पारित किया सरकार ने, और उस संकल्प की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून बना चुकी हो और उस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, तो सरकार के इससे ज्यादा बड़ा मजाक क्या हो। ये तो रही आरोप प्रत्यारोप की बात, लेकिन यहाँ पर इस बात पर भी चर्चा करना जरूरी हो जाता है कि आखिर क्यों प्रदेश में लगातार सहकारिता का ह्रास हो रहा है। इस विषय पर अगर गौर करें तो कुछ एक अहम बिंदु निकल कर सामने आते हैं। ग्रामीण इलाकों में साहूकारी प्रथा का भी अभी तक कायम होना, सहकारी समितियों को वित्त की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सहकारी आंदोलन विपणन और विधायन के पारस्परिक संबंधों को समझने में नाकाम रहा। इन्हें सरकारी अभिकरणों और निजी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ी है। इसका प्रबंध और नेतृत्व अधिकतर अकुशल और दोषपूर्ण ही रहा। एक अरसे बाद ही सही, लेकिन सूबे की सरकार को सहकारिता की याद आई है और सहकारिता को फिर से उसका गौरव लौटाने का जतन करती दिख रही है शिवराज सरकार। हालांकि अब तक मामले में सरकार की उदासीनता कई सवाल भी खड़े कर रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सहकारिता के उत्थान को लेकर सरकार की कोशिशें कितनी सार्थक साबित हो सकेंगी। IND 24 के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी। चर्चा को विस्तार से करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। सहकारिता उत्थान को लेकर सरकार की कोशिश सार्थक हो सकेंगी? क्या सहकारिता के जरिए रोजगार सृजन कर सकेगी सरकार? यदि हाँ, तो अब तक उसने सहकारिता को लेकर उदासीनता क्यों बरती? कहीं सरकार की यह कोशिश महज खाना पूर्ति तो नहीं रह जाएगी? तो अगर देखा जाए, यहाँ पर प्रदेश सरकार ने सहकारिता को आगे बढ़ाने की, रोजगार के नए आयाम गढ़ने की बात कही है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा देती हूँ। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं, साथ ही भाजपा नेता अनिल सौमित्र
और प्रदेश महासचिव कांग्रेस से ओम रघुवंशी जी हैं और प्रबंध संपादक राघवेंद्र जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात की जाए सबसे पहले जिस तरीके से, रमेश जी आपके पास आऊंगी, अगर बात की जाए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो शुरुआत की गई है, नए आयाम गढ़ने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने बहुत पहले की थी। अगर नींव मानी जाए तो कांग्रेस की मानी जाएगी और इस पूरे मामले में करीब 8 साल का वक्त बीत गया, लेकिन अगर ये शुरुआत करनी थी तो प्रदेश सरकार ने पहले इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? ये बात आपकी सही है कि सहकारिता आंदोलन को खड़ा तो कांग्रेस के जमाने में किया गया था, लेकिन 1991 में जो खुली अर्थव्यवस्था लागू हुई देश में और प्राइवेटाइजेशन का जो दौर आया, उसमें सहकारी आंदोलन टूटता और डूबता चला गया और एक स्थिति ऐसी आई कि अब सहकारी संस्थाएं केवल नाम मात्र की रह गई। उनके यहाँ फंड की इतनी ज्यादा कमी हो गई कि वो अपने कर्मचारियों की आज ऐसी स्थिति नहीं है कि वो तनख्वाह भी बांट सकते हैं। ये स्थिति वो खराब उनकी हो गई। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कारपोरेट्स जो है सार्वजनिक जीवन पे कब्जा करता चला जा रहा है, रिसोर्सेज पर कब्जा करता चला जा रहा है और रोजगारों की संख्या घट रही है, क्योंकि ये जो नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी में यंत्रीकरण के कारण मानवीय रोजगार कम निकलते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भी 2-2, 4-4 कर्मचारी उससे काम कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में नौजवानों की बड़ी संख्या रोजगार के लिए खड़ी हो गई। ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा होगा कि सरकार को लगता है कि सहकारी आंदोलन को खड़ा किया जाना चाहिए। ये मैं भी देख रहा था, आपका ये निर्णय मुख्यमंत्री जी का काफी अच्छा है कि मनरेगा का भुगतान अगर वो सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंकों से करेंगे तो ये बैंक खड़े होने लगेंगे। ये बैंक बैठने लगे हैं और बैंकों की, सहकारी बैंकों की कई शाखाएं बिल्कुल डूबने जैसी लगी, बंद होने जैसी लगी। तो इससे इनको जीवन मिलेगा। और अगर सहकारी आंदोलन खड़ा होता है, खासतौर से बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर बात की जाए तो निजी बैंक जो है वो भी कहीं ना कहीं हावी होते दिखाई दे रहे हैं और सहकारी अगर इन संस्थाओं की बात की जाए तो डूबती हुई सी नजर आ रही है। आपके पास आना चाहूंगी अनिल जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए पहले सहकारिता इन सारे शब्दों से, इन चीजों से लोग वाकिफ थे, लेकिन अगर अब बात की जाए हमारे समाज का हिस्सा थी, लेकिन अब ना तो लोग इसके प्रति जानते हैं ना ही जागरूक हैं। तो क्या सबसे पहले लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे? नहीं, जागरूकता तो है, ये जरूर है। जैसा आदरणीय रमेश जी ने कहा है कि उदारीकरण का एक दौर चला है, उसमें प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट पूंजी और बाहर की पूंजी का एक चलन हुआ है। उसके कारण इन सब चीजों का प्रचार बहुत हुआ और इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ा है। अगर आप पूरे बाजार की स्थिति देखें, सार्वजनिक क्षेत्रों की स्थिति देखें तो उसमें निजीकरण का एक बड़ा पहलू है और निजीकरण का एक बड़ा जो पक्ष है वो प्रचार से जुड़ा हुआ है और उनका बहुत ही आक्रामक प्रचार होता है। ये सब चीजें सहकारिता के साथ रही नहीं। सहकारिता में समाज और समाज के बहुत बड़ा तबके का जुड़ाव रहा है और इसके अलग अलग पक्ष रहे। तो इसके कारण कहीं ना कहीं प्रचार में कमी, जागरूकता में, जैसा आप कह रहे हैं, जागरूकता में थोड़ी कमी आई और जागरूकता से ज्यादा भी जो एक आक्रामक प्रचार है उन सब ने इसको थोड़ा दबाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक नया आयाम और नया मूवमेंट खड़ा करने की बात कही है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस जो आक्रामक प्रचार है निजीकरण का, उसको एक जवाब देने का या उससे आगे बढ़ने की, प्रतिस्पर्धा करने की एक नीति के तौर पर देखा जाना चाहिए। यानी कि ये माना जाए कि अब इसके प्रति जागरूकता की जो कमी देखी जा रही है उसमें भी तेजी लाई जाएगी कि लोग इससे अवेयर हो सकें, ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। रणनीति और योजना बनेगी तो हम निजीकरण को भी पीछे छोड़ सकते हैं और सहकारिता का भाव और उसका क्रियान्वयन आगे बढ़ेगा। चलिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप इस पूरी जो देखा जा रहा है सहकारिता आंदोलन में, उसमें क्रांति लाने की बात की जा रही है। आपसे जानना चाहूंगे ओम जी, किस तरीके से आप देखते हैं? मध्य प्रदेश सरकार ने देर से कदम उठाया है, मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, लेकिन जिस तरह से जो घोषणाएं की जा रही हैं वो धरातल पर पहुंचेंगी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला सहकारी बैंक और जो सहकारी समितियां हैं, हर समिति में 10-15 गांव होते हैं और पूरे प्रदेश में इसका नेटवर्क है और इस नेटवर्क से हर किसान जो वहां से खाद उधार लेता है, मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाई थी 0% पे खाद देना, वो भी सफल नहीं हो पाई, 100% लोगों को नहीं मिला। आर्थिक रूप से जिला, ये सहकारी संस्थाएं बहुत कमजोर थी, इनको मजबूत करने के लिए मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का वैद्यनाथ पैकेज दिया था और उसको इस कारण दिया था कि जो भी कमियां हैं उनको पूरी करके और इनको मजबूत किया जाए। लेकिन आज भी वही हालत है कि इनका, अगर हम गांव में देखें तो सहकारी समितियों के पास आज तक खाद नहीं पहुंचा और जबकि खाद पिछले समय में सरकार इनको देती थी और प्रदेश की अपेक्स बैंक इनको पैसा देता था, लेकिन जिला सहकारी बैंकों की आर्थिक हालत इस कदर खराब
खराब हो चुकी है। वो चाहे इन्होंने राशन बांटने में खर्च किया हो पैसा, चाहे किसी चीज में खर्च किया हो, चाहे गेहूं में कंकर मिलाने में पैसा खर्च किया हो, हर हालात में इन्होंने आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दिया कि मुख्यमंत्री जी जो अमली जामा पहनाना चाहते हैं वो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि बहुत अधिक मेहनत करने के बाद ही अगर वो सफल हो पाएगा, वरना मुझे तो लगता है पूरी तरह से असफल रहेगा ये आंदोलन। चलिए राघवेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है, विपक्ष का कहना है कि जब आंदोलन पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया उसके बाद अब यहाँ पर इसके उत्थान की बात की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस पूरे आंदोलन को अगर किसी ने ध्वस्त किया है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज और सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें जी। दोनों इस मामले में बराबर के गुनाहगार हैं। और मध्य प्रदेश में इस आंदोलन को राजनेताओं ने अपने लिए इस्तेमाल किया है, एक तरह से इस पूरे आंदोलन का शोषण किया है। जो भी सरकारें आई हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, अभी चूंकि बीजेपी की सरकार ने इसमें हाथ डाला है, इसलिए हम इसके परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे कि आखिर इनकी नीयत और मंशा क्या है। लेकिन इसके पहले जो कुछ हुआ है, जो अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि वैद्यनाथन कमेटी ने जो मध्य प्रदेश में पैसा दिया था सहकारी समितियों को, उसकी तादाद मेरे ख्याल से 3,300 करोड़ के आसपास थी। वो पैसा कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया, बैंक में रखा रहा अपेक्स बैंक के पास। अध्यक्ष और एमडी इस बात को सोचते रहे कि आखिर हम इसका करें क्या। अगर वो इसको ब्याज के रूप में भी चला देते, जो सहकारी बैंक करता है, अगर वो अपने दिमाग के दरवाजे खोलते और सहकारी बैंकों को रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने का जरिया बनाते, तो इस बैंक की हालत सुधर जाती। लेकिन ना तो सरकारों ने कुछ किया, ना सहकारी नेताओं ने अपने दिमाग को बदला, और ना आज की जो व्यावसायिकता है उसके हिसाब से सहकारी बैंकों को बदला गया। उनके कर्मचारी आज पुराने ढर्रे पर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नेटवर्किंग पर नहीं जा रहे हैं, एटीएम उनके नहीं खोले गए, इक्का दुक्का कहीं प्रयोग के तौर पर खोले गए तो अलग बात है। लेकिन मेरा कहना यह कि इस आंदोलन की हत्या करने में इस सरकारें या पॉलिटिकल पार्टीज दोषी है। ये चाहे कुछ भी कर ले, मुझे लगता है कि एक नया जुमला आई है। मैं नेगेटिव नहीं हो रहा हूं इस पर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें अच्छा हो। नहीं, बिल्कुल देखा जाए राघवेंद्र जी, यहाँ पर उम्मीद की बात की जा रही है, खासकर अगर देखा जाए रोजगार संबंधी उम्मीद भी यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो दिखा रहे हैं। उम्मीद तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो सिस्टम अभी सरकार के साथ है, जो लोग सरकार के साथ है, अगर वो बेहतर काम करते तो सरकार में बहुत सारे दोष और खामियां निकल कर आ रही हैं, उनको तो दूर कर नहीं पा रहे हैं। ये एक नया मामला है, हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस नए मामले के साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं होगी और ये कम से कम जमीन पर उतरेगा। रमेश जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अगर देखा जाए, अभी तक अगर रोजगार संबंधी बात की जा रही थी, निवेश लाने की बात की जा रही थी, तो बाहर की कंपनियों की तरफ रुख किया जा रहा था, वहां उसकी तरफ मुंह करके देखा जा रहा था। तो क्या ये माना जाए कि वहां से निराशा हाथ लगी, या कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अब यहाँ पर सहकारिता आंदोलन में क्रांति लाने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं? निराशा तो हाथ नहीं लगी, वहां से काफी कुछ निवेश आए हैं और बहुत से एमओयू साइन हुए हैं, लेकिन उन निवेशों की अधिकता के बावजूद भी मध्य प्रदेश में जितने जरूरतमंद नौजवान थे उनको रोजगार नहीं मिल पाया। एक बात हुई। दूसरा, मध्य प्रदेश की अपनी विशेषताएं थी, अपना शिल्प था, वो शिल्प खत्म होने लगा, उसके बजाय बाहर की और आयातित चीजें हावी होने लगी। सहकारिता एकमात्र ऐसा माध्यम था जिसमें विषय के विशेषज्ञ वो आपस में एक समूह बना करके अपने उत्पाद को, अपनी कला को, अपनी विशेषताओं को बाजार में देते थे और उस आधार पर पैसा आता था। मैं इस बात से तो सहमत हूं कि सहकारी आंदोलन का जो नुकसान हुआ है वो राजनीतिक कारण से नुकसान हुआ है, लेकिन अब इस राजनीतिक कारण एक लंबी बहस होगी कि इसको किसने शुरुआत की थी। भाजपा बहुत ज्यादा टच में नहीं रह पाई सहकारिता के, सहकारी आंदोलन के टच में कांग्रेस ही रही है। अगर उस जमाने में सहकारिता ने अच्छा काम किया है तो उसकी क्रेडिट भी कांग्रेस को है, और अगर सहकारिता उस जमाने में नीचे आई है तो उसके दोष भी कांग्रेस को दिया जाएगा राजनीति के कारण, क्योंकि उसके जमाने में बहुत ज्यादा सहकारिता आंदोलन हुआ और उनके जमाने से इसका पतन शुरू हुआ। लेकिन इसके बाद भी नाज़रीन जरूरत इस बात की है कि अगर हम राजनीतिक दलों को, भाजपा कांग्रेस को हटा भी दें, तो जो लोग भी सहकारी आंदोलन में भीतर से जुड़े हुए थे, बैंकों से जुड़े हुए थे, उसके कर्मचारी थे, सोसाइटियों के सदस्य थे, कहीं ना कहीं उनकी अपनी कार्यक्षमता और उनके संकल्पशीलता का अभाव भी था, जिसके कारण सोसाइटियां लगभग बैठ गई हैं। आज हालत ये हो गई है सहकारी समितियों की और सहकारी बैंकों की, अगर सरकार अपना हाथ खींच ले वो औंधे मुंह करेंगी। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप अगर देख लें, शासन के जितने भी उपक्रम हैं, जिनको कारपोरेशन कह सकते हैं, मंडल कह सकते हैं, सहकारी समितियां कह सकती हैं,
जिनके कर्मचारियों ने जान तोड़ करके काम किया है, वो निगम मंडल और संस्थाएं उपक्रम आज भी ऊंचाई पर जा रहे हैं, और जिनके निगम मंडल उपक्रमों के कर्मचारियों ने कमजोरी से काम किया है वो सारे के सारे बैठ गए हैं। दूसरे लोगों ने जिस क्षेत्र में आकर के सरकारी उपक्रम बैठे हैं उसी में प्राइवेट लोगों ने बहुत अंबार लगा लिया पैसे कमाने का। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार ने आज ये बात कही है तो जो लोग जिनमें भी जज्बा है सहकारिता का और सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोग और उसके खास तौर से कर्मचारी लोग, फुल टाइमर तो वो लोग हैं, उनको इस मौके का लाभ उठा करके अपनी संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाना होगा। यानी कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, अगर राजनीतिक पहलू अलग भी कर दिए जाएं तो उन्हें जरूरत है कि इस तरफ ध्यान दें और जी जान से कोशिश करें कि वो खड़े रह सके कम से कम। रघुवंशी जी, आप क्या सोचते हैं, अगर जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ देर कर दी गई है, 8 सालों से इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, अब इस पहल को किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, मैं पहले भी इस बात में सहमत हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत देरी से कदम उठाया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री जी अगर अब उनकी मंशा साफ है तो इसकी मॉनिटरिंग करना चाहिए और ऑडिट पूरा कराना चाहिए, और अभी तक कितना लोन वितरित हुआ, कितना फर्जी है, कितना वास्तविक है, इन सब की जानकारी लेकर के और इसको एक मुहिम को एक आंदोलन के रूप में चलाएंगे तो सहकारिता फिर से जीवित होगी। कांग्रेस के जमाने में किसानों को पूरा खाद का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से होता था, जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से होता था। पिछले 12-13 वर्षों में जो हालात इन संस्थाओं के बने हैं, इसका दोष निश्चित रूप से आप कांग्रेस पर नहीं डाल सकते, और निश्चित रूप से आपको अगर ऐसा है तो श्वेत पत्र लाना चाहिए सहकारिता के ऊपर, और श्वेत पत्र लाकर ये जवाबदारी तय करना चाहिए। पिछले वर्षों में मैंने इतने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि जिला सहकारी बैंकों के महाप्रबंधक महाभ्रष्ट थे, अपेक्स बैंक को चलाने वाले एमडी महाभ्रष्ट हैं, जिनके ऊपर आज भी लोकायुक्त की और कई तरह की जांच है और वो लंबित है। और वैद्यनाथ कमेटी ने वहां पर नियुक्ति करने के लिए उनका एक सिस्टम दिया था, उस सिस्टम से बाहर जाकर के आज भी सहकारिता के क्षेत्र में जिला सहकारी बैंकों में, अपेक्स बैंक में नियुक्ति हुई है। पहले मुख्यमंत्री जी को अपनी मंशा साफ करते हुए उसका इस तरह से सफाया करके और उस नीतिगत मामले से चले तो निश्चित रूप से सहकारिता का आंदोलन फिर से सफल होगा। भ्रष्टाचार की जो बात कही है उसके संबंध में अगर देखा जाए तो यहाँ पर लोकायुक्त नियुक्ति की बात भी की जा रही है, तो कैसे देखा जाए? लोकपाल आज आप नियुक्त कर रहे हो सहकारिता का, इसके बारे में वैद्यनाथ कमेटी ने आज से 6 साल पहले बोला था, लेकिन आप आज नियुक्त कर रहे हो तो 6 साल लेट होने के बाद और जिस तरीके से आप जो कार्रवाई कर रहे हो इसमें आपकी मंशा साफ नहीं दिखती। मेरा तो एक ही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से और भाई सौमित्र जी से और आदरणीय रमेश शर्मा जी से, आप तो पूरे प्रदेश के किसानों पर वास्तविक ऋण सुझाव भी दिए, यहाँ पर कमियां भी उजागर की हैं, वास्तविक ऋण कितना, उसकी आप उनकी पासबुक बनवा के वो बता दें तो कितना फर्जी ऋण वितरित हुआ ये सब पता लग जाए। चलिए सौमित्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से? नहीं, देखिए, इसको सहकारिता में जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो दिक्कतें हैं, जो दोष है, वो इसको सपाट नजरिए से देखने से काम नहीं चलेगा। मैंने जैसा शुरू में कहा कि एक उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन का जो एक लंबा दौर चला है, सहकारिता को कहीं ना कहीं उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ा, और सहकारिता की अपनी आंतरिक समस्याएं होंगी, उससे ज्यादा बड़ी समस्या उदारीकरण, पूंजीकरण, ये आपके आर्थिक जो एक निवेश का जो दौर चला है उसका आप देखिए। अगर आप बैंकों की बात करेंगे तो जो निजी बैंक हैं उनमें जो प्रोफेशनलिज्म है, उनमें जो एक व्यवसायिक समझ है और जो तीव्रता है, तेजी है, आक्रामक एक दृष्टिकोण है, वो सहकारिता में कभी रही नहीं। उसका अप्रोच ही अलग है। इसमें सहकारिता में ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इन्वॉल्व करते हैं। प्राइवेटाइजेशन में ये नहीं है। प्राइवेटाइजेशन में कम से कम लोगों को आप इन्वॉल्व करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। सहकारिता में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शामिल करते हैं, मुनाफा का बंटवारा होता है, तो उनके काम करने का अपना तरीका भी होता है, तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन दौर कौन सा चला है 15-20 वर्षों में, जिस प्रकार का दौर चला है वो सहकारिता को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमको इस दृष्टि से भी देखना पड़ेगा। और अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है तो बहुत एक साहस और चुनौती भरा उन्होंने कदम उठाया है, और आगे उसको अगर सफलता होती है तो प्रदेश के लिए एक बड़ा एक ऐतिहासिक बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखा जाए फिलहाल इस पूरे अगर सहकारिता के जो सिस्टम पे नजर डाली जाए, यहाँ बात की जाए तो कुछ खामियां भी हैं, और अगर देखा जाए तो काम करने वाले भी पूरे तरीके से कुशल नजर नहीं आते। राघवन जी, किस तरीके से देखा जाए, अगर बात की जाए यहाँ सहकारिता से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें स्वतंत्र छोड़ने की भी जरूरत है, और साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात की गई, तमाम जो कर्मचारी अधिकारी वो ठीक से काम नहीं करे, तो मॉनिटरिंग की भी जरूरत है। तो क्या लगता है आपको कि चुनौती भरा यहाँ पर रास्ता रहेगा सरकार के लिए? देखिए, पहली बात तो यह कि स्वतंत्र छोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले सहकारिता में
व्यावसायिकता लाने की जरूरत जी। है, प्रोफेशनलिज्म लाने की जरूरत जी, है, जी। जो उसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका मुकाबला व्यावसायिक बैंकों से है और गांव के उन साहूकारों से था जो बहुत तरीके से काम करते बिल्कुल, थे। बिल्कुल। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो सारा मामला है, ये सहकारिता का जो मामला है, ये सियासी जुमला जैसा लगता है अभी तो। लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं, हम नेगेटिव नहीं है, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जब किसानों पर संकट आता है जी। तो हमेशा सहकारी बैंकों के ऋणों की माफी होती है। जो व्यावसायिक बैंकों के ऋण होते हैं उसकी माफी नहीं होती। तो हम एक तरह से सहकारिता आंदोलन को उसका गला घोंटते हैं, उसको कुचलते हैं, क्योंकि उसके बैंक लोन तो माफ कर दिए जाते हैं, और जब बैंक ऋण माफ होते हैं तो पूंजी कहां से आएगी। लेकिन तो कहीं ना कहीं राघवेंद्र हम जी, पूरे मुद्दे को, अगर जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर स्वतंत्र छोड़ने की जरूरत नहीं है बल्कि कसावट लाने की जरूरत है, अगर बात की जाए कई ऐसे उदाहरण भी सामने, अगर अमूल को ले लें कि जिस तरीके से स्वतंत्र रहकर उन्होंने अच्छी पहचान बनाई, सफलता हासिल की। अमूल जिस राज्य में है उस राज्य के लोगों की मानसिकता क्या है, उस राज्य के लोगों की तासीर क्या है। गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां के लोगों की मानसिकता सहकारिता की जी। है। अगर सहकारी आंदोलन नहीं हो तो भी वो गांव-गांव में एक समितियां बनाते और काम करते हैं। मध्य प्रदेश की जो धरती है, इसको राजनेताओं ने इस सहकारिता की धरती को, उर्वरक धरती को एक तरह से ऊसर कर दिया, बंजर कर दिया, क्योंकि ये पूरा आंदोलन कहीं ना कहीं राजनेताओं ने अपने हित में इसका इस्तेमाल किया, और जिसको पूरा राज्य भोग रहा है। और उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनकी नीयत ठीक नहीं है। उसी के चलते चाहे वैद्यनाथन कमेटी का पैसा हो, चाहे उसकी गाइडलाइन हो, हर चीज का यहाँ उल्लंघन होता। हम उम्मीद करते हैं कि युवा एक नेता को इस विभाग का मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री देर से भले जागे हो, उम्मीद करते हैं कि जब जागे तब सवेरा। अगर ये सवेरा होगा तो आंदोलन में भी सहकारिता का परचम चमकेगा। चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया के लिए मैं रमेश जी के पास आना चाहूंगी। रमेश जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अगर बात की जाए, राघवेंद्र जी का कहना है कि स्वतंत्र छोड़ने की जरूरत नहीं है, कसावट लाने की जरूरत है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर सरकार भी अब इस दिशा में प्रयास करती नजर आ रही है, कितनी उम्मीद देखी जाए? देखिए, उम्मीद तो अब पूरी की जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो भाव है वो भाव राजनीतिक कम है, बल्कि सहकारिता का और प्रदेश का हित मुझे उसमें ज्यादा दिख रहा है। ऊपर उनके साथ जो मंत्री है सहकारिता का, वो भी बहुत ऊर्जावान है। तो हमको इस मामले में संतुलन का हमको काम करना पड़ेगा। ना तो सहकारी समितियों को पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ना होगा, ना उनको पूरी तरीके से आप उन पर कसावट रखें। कहीं ना कहीं एक संतुलन का रास्ता हमको बनाना होगा, उससे सहकारी आंदोलन खड़ा होगा। और इसके साथ साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जागृति का भी एक अभियान हमको चलाना पड़ेगा कि लोग उस सहकारिता के साथ साथ जुड़े। तो मैं समझता हूँ अगर सहकारी आंदोलन खड़ा हो गया तो मध्य प्रदेश की अपनी मूल पहचान मध्य प्रदेश में फिर से खड़ी होगी। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात की जाए जी, इस आंदोलन में जो गाँव के लोग ऋण लेते हैं उनको ऋण वापसी का भी होना चाहिए, क्योंकि सहकारिता में ऋण का मतलब होता है कि पैसे लो और फिर वापस ना करो। ये भी एक मूल प्रवृत्ति है। हाँ, निश्चित रूप से। चलिए, अगर बात की जाए ओम रघुवंशी जी, अगर बात की जाए यहाँ मुख्यमंत्री के गैर राजनीतिक अगर भाव की बात की जाए, तो आपसे एक राजनीतिक टिप्पणी लेना चाहूंगी कम शब्दों में। मैं तो सीधी सी एक बात जानता हूँ, मुख्यमंत्री जी जो प्रयास कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से प्रयास होगा तो इसी एक साल में, आज 16 तारीख है, और अगले वर्ष 16 तारीख को सितंबर में हम चाहेंगे कि सहकारिता सुदृढ़ हो, और नहीं तो हम यही समझेंगे जुमलेबाजी है। चलिए, सौमित जी क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ उम्मीद लगती नहीं, है? कांग्रेस की सद्भावना है। मुझे लगता है इस प्रकार से अगर ये सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो मध्य प्रदेश में सहकारिता का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है और उसमें अगर कांग्रेस की सद्भावना और सकारात्मक दृष्टिकोण ये साथ में आ जाए तो एक ऐतिहासिक परिणाम पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए हो। चलिए, तो देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी उम्मीद की जा रही है सरकार की कवायद को लेकर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो उम्मीद का रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। पहले बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर आंदोलन को ध्वस्त होने की बात कहती कांग्रेस नजर आ रही है, साथ ही उम्मीद भी कर रही है कि अगर इस दिशा में काम किया गया बेहतर परिणाम भी निकलकर सामने आ सकते हैं। हालांकि देखा जाए, कहा यह भी जा रहा है कि कदम उठाने में सरकार ने देरी की है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये कहते हुए ये उम्मीद लगाना बेहतर होगा कि अगर ये काम सही दिशा में चला और अधिकारियों ने भी इस ओर ध्यान दिया तो आने वाले समय में रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे और प्रदेश प्रगति भी करेगा। इसी के साथ IND एजेंडा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।